जी। तो आपने क्या देखा कि संघीय कार्यपालिका फेडरल एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन, इलेक्शन और विवाद डिस्प्यूट पर हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। और स्पेशली प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन और डिस्प्यूट पर अगर फोकस करेंगे तो आखिर किस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे या डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए फोकस करते हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद बोले तो आर्टिकल 71 याद रखें। आर्टिकल 71 के अनुसार प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित किसी प्रकार का डिस्प्यूट का निर्णय कौन करे? सुप्रीम कोर्ट। कौन करे जी? सुप्रीम कोर्ट। ये पूरा इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। निर्वाचन संबंधी, इलेक्शन संबंधी विवाद को छोड़कर राष्ट्रपति से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद का विनियमन कौन करे? तो संसद करे। तो बताओ जल्दी से, इलेक्शन से रिलेटेड, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी विवाद डिस्प्यूट हो उसका डिसीजन कौन दे? सुप्रीम कोर्ट। देखो जी, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन निर्वाचन से रिलेटेड डिस्प्यूट को छोड़कर बाकी जो भी हो वो कहा कौन करे? तो संसद। कौन करे जी? संसद। कौन करेगा? बोलिए। तो संसद। आर्य समझ में क्या करना चाह रहे हैं? तो ये क्या होगा आपका? संसद देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 1967 में पहली बार 1967 में पहली बार राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। याद रखेंगे 1967 में पहली बार राष्ट्रपति के, तो क्या देखा आपने कि कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट का डिसीजन कौन दे? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट को छोड़कर बाकी जितना विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, उसका डिसीजन कौन ले? तो संसद। बस इतना ही तो पता है हमें। 1967 में पहली बार राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, है ना। इसका मतलब इलेक्शन को लेकर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर जो डिस्प्यूट हुआ, तो सबसे पहली बार कब इस पर सुप्रीम कोर्ट में फोकस किया गया? 1967। कब किया गया? कब किया गया? 1967। इसमें बाबूराव पटेल और 12 अन्य जनसंघीय सांसदों ने अपनी याचिका में कहा था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, इसका मतलब 1967 की अगर बात करेंगे तो इस समय 1967 की अगर बात करेंगे, हाँ तो देखिए, तो जाकिर हुसैन है या नहीं, है ना। देखिए 2 साल के लिए बने थे। देखिए 67 to 69। इसका मतलब कि राष्ट्रपति का विवाद वाला मामला किसके समय? जाकिर हुसैन के समय। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है तो वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जाकिर हुसैन ने अपना जो नॉमिनेशन था, नामांकन, नॉमिनेशन भरने से पहले शपथ नहीं ली तथा तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे और अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने उनके पक्ष में प्रचार करके इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन मंडल बोले तो इलेक्शन कमीशन के सदस्यों को प्रभावित किया। तो यह एक प्रकार का क्या है? भ्रष्टाचार है। क्या है जी? एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। आइए समझो। दूसरी याचिका भी 1967 में दाखिल की गई। तो बताओ राष्ट्रपति के विवाद को लेकर पहली याचिका कब दी गई? दूसरी कब दी गई? 1967 में। उसी समय दी गई। तो अब देखिए फंसा देगा ना। पहली याचिका कब दी गई? किसके समय? जाकिर। दूसरी याचिका किसके समय? जाकिर हुसैन। ठीक है, जिसे निर्दलीय उम्मीदवार भमुरकर ने दाखिल किया था। निर्दलीय उम्मीदवार बोले तो जो अलग दल से थे, अदर पार्टी से थे। ठीक है, इस याचिका में कहा गया था कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनवैलिड घोषित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पद के सभी 16 उम्मीदवारों ने अपनी आयु का प्रमाण पत्र नॉमिनेशन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया है। देख लीजिए, अब नहीं किए हैं तो वहां पर आप अवैध घोषित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उक्त दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। आई समझ में? तो
आप देखोगे कि 1969 में संपन्न राष्ट्रपति के 5वें निर्वाचन को उस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अरे याचिका वर्ड हुआ कोर्ट में पेशी देना, प्रपोजल देना, ठीक है, बात समझ में? अरे डिस्प्यूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कागज पेपर आगे बढ़ा है ना जी, तो पेपर आगे बढ़ाना मतलब याचिका देना, प्रपोजल देना, ठीक है, कि आप अवैध घोषित कीजिए। क्यों? क्योंकि उसने अपना आयु एज का प्रमाण पत्र नहीं दिया है। तो देखिए पार्टी में क्या मुद्दा ना चाहिए जी, मुद्दा चाहिए कि उसको कैसे अलग करे, कैसे छाटे। तो वहां पर क्या किया, तो वो जो याचिका दी गई थी, मतलब जो पेपर दिया गया था कि आप एज का सर्टिफिकेट को लेकर जो संलग्न किया उसको अवैध घोषित करे, तो उस मामला को खारिज कर दिया गया। समझ में? आप हमको को कागज दे रही, याचिका नहीं कहलाएगा, लेकिन कोर्ट को दे रहे तो याचिका कहलाएगा। मतलब मेरा एक प्रपोजल है, आप उस पर सुनवाई करें, ठीक है। 1969, अच्छा नेक्स्ट 11वां संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा अनुच्छेद 71 में उपखंड 4 जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव इलेक्शन की वैधता को, वैलिड को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है ना। अब डेट ऑफ बर्थ आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो इनवैलिड दे देंगे जी, बाद में भी लिया जा सकता है, बाद में भी लिया जा सकता है। तो इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उसको अवैध घोषित नहीं कर सकते। तो देखिए दो तरह से मामला अवैध घोषित हुआ। पहला सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया, दूसरा 1961 में संशोधन हुआ था तो उसके आधार पर भी देखने को मिला। अच्छा, अनुच्छेद 71 में और निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त हैं, अतः यदि किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेसिडेंट के इलेक्शन के समय भंग हो, देख लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन में सभी स्टेट की भागीदारी होती है, बात को समझिए। लेकिन उस समय मान लीजिए कोई स्टेट का लेजिस्लेटिव ही भंग हुआ, भंग बोले तो डिसोल्यूशन, मतलब वो उस स्टेट का जो संसद है, मतलब विधानमंडल सत्र में नहीं है, सेशन में नहीं है। अब देखो झारखंड में कितना बार हो गया, नहीं देखो आपातकाल जब भी इमरजेंसी लागू होता है तो क्या बोलते हैं, विधानसभा काम कर रहे होते हैं क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क कर रही होती है? नहीं, इमरजेंसी में लेजिस्लेटिव को भंग कर दिया जाता है, डिसोल्यूशन कर दिया जाता है। उस स्थिति में सीएम भी इस्तीफा देते हैं, तो भंग करने का मतलब समझा रहे हैं। और अगर सीएम अगर इस्तीफा दे दे तो बाकी मेंबर भी इस्तीफा देना पड़ता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ भंग, बोले तो डिसोल्यूशन, ठीक है, ये चीज हुआ। तो उसका अवैध निर्वाचन अवैध नहीं होगा। मतलब आप देखोगे कितने राज्य जी, स्टेट कितने हैं? 28। अब 28 में अगर कोई एक अगर मान लिया जाए कि भंग हो जाएगा तो क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन को अवैध घोषित किया जाएगा? तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं। अब पूरा ये लाइन दे देगा, 11 की जगह 12 कर देगा और बोलेगा बताइए, तो क्या आंसर गलत हो जाएगा ना? बात समझिए क्या करना चाहिए। अच्छा, अभी आप बोल देंगे यदि किसी राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय भंग हो तो उसका निर्वाचन वैध घोषित होगा, अवैध घोषित होगा? अवैध घोषित नहीं होगा, मतलब वैध होगा। हाँ, अवैध नहीं होगा मतलब वैध होगा, वैलिड कहलाएगा। क्योंकि इतना 28 में अगर एकाध को नहीं दे पाया, अरे बाकी तो दे पाया ना जी, मेजोरिटी दिख रहा है ना जी। हाँ, अब रहे कि नहीं 28 में 14 से ज्यादा स्टेट भंग हो गया तो भैया, तो यह मेजोरिटी दिखा, एकाध को भंग हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो नेक्स्ट